हम लोग पढ़ रहे थे अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.2। उसमें से 5 प्रश्न हम लोगों ने किए हुए थे। अब हम लोग 6वां प्रश्न करेंगे, जिसमें कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो भाज्य संख्याएं सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ है उसको एक संख्या के रूप में व्यवस्थित करेंगे, यानी उससे एक संख्या बनाएंगे, और जो ये दूसरी संख्या दी हुई है इससे भी एक संख्या बनाएंगे। फिर जो संख्या यहाँ पर आई रही होगी उसका गुणनखंड करेंगे, और जो संख्या यहाँ पर आई रही होगी हम लोग उसका भी गुणनखंड करेंगे। क्यों? क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये जो संख्या रहेगी हमारी, उसको यदि हम लोग वो अगर जो एक भाज्य संख्या आई रही होगी तो उसको हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो उससे हमारा स्पष्ट हो जाएगा कि ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसको करते हैं। हम लोगों ने पहले से करके रखा हुआ है कुछ भाग, ताकि हम लोगों का समय बचे, और इसका जो दूसरी संख्या दी हुई है तो उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो पहली संख्या में हम लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, देखिए 7 × 11 × 13 + 13 ये दिया हुआ है आपका। तो क्या करिएगा आप लोग कि आप चाहें तो इसका सबका गुणा करा के इसको जोड़ दीजिएगा, बाद में आप लोग अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा। लेकिन हमको अपनी सुविधा के लिए एक चीज़ दिख रही थी कि 13 कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर, फिर अंदर बच जाया रहेगा 7 × 11 है, और यहाँ पर आ जाया रहेगा इसकी जगह में +1। तो हम लोगों ने लिख दिया है 13 कॉमन, अंदर बचेगा 7 × 11 + 1 बचा रह जाएगा। ठीक है, चलिए जब इतना बचा रह जाएगा तो आगे हमारा क्या हो जाया रहेगा, ये हो जाएगा 13 है, और 11 × 7 = 77, 77 × 1 = 78। तो 13 × 78 लिख लिया हम लोगों ने। अब ये संख्याएं गुणे में आ गई हैं, अब हमको इनका गुणनखंड करना है, तो इनको पहले गुणा करा दें फिर बाद में गुणनखंड करें, तो ऐसी एक बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो हमको अलग अलग गुणनखंड के रूप में मिल गया है, तो 78 से है गुणनखंड करने को बचा हुआ है, तो 78 के हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो 78 के गुणनखंड क्या करेंगे, देखिए 13 है, ये तो हो गया, और इसका करेंगे 2 × 3 × 13 आया रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं कैसे 13 ये आया रहेगा। तो देख लीजिएगा 78 का जब आप लोग ऐसे करते हैं तो पहले 2 से काटेंगे, 2 × 6 = 12 और सॉरी 2 × 6 3 बार, और 2 × 8 = 16 है, फिर 3 से काटे रहेंगे तो 3 से काटे रहेंगे 39 आएगा, सॉरी यहाँ पर 2 9 18 हो जाएगा ना। तो 3 से काटे रहेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से काटे रहेंगे तो 13 एकम 13 आ जाया रहेगा, ये यहाँ पर 39। तो इसका मतलब गुणनखंड क्या बने, 2 × 3 × 13 बने, उसी को हम लोगों ने लिख दिया 2 × 3 × 13। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब इनको हम लोग सीक्वेंस से लिख देते हैं। ठीक है, सीरियल से, क्योंकि सीरियल से लिखना आवश्यक होता है। 2 × 3 × 13 ठीक लगता है सीरियल से लिखने पे, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, अगर जो कोई भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन गुणनफल वो संख्या स्वयं ना हो, कि आपने जैसे 13 लिखा है तो 13 बराबर लिख दिए 1 × 13। तो भाई एक तो स्वयं, एक और स्वयं तो गुणनखंड होते हैं किसी संख्या के, उसके अलावा कुछ आना चाहिए तब भाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पर हमको कई सारे गुणनखंड मिल गए रहे हैं, तो इसको हम लोग अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ पर एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय शब्द हमने लिख दिया है कि इससे हम लोगों ने जान लिया कि भाज्य संख्या। अगर जो आप नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, है ना, अतः यह भाज्य संख्या है। क्योंकि किसी भी संख्या के यदि अधिक गुणनखंड आ जाते हैं, एक से अधिक, भाई 2 जैसे है तो 2 = 2 ही लिखा है तो एक गुणनखंड तो हो गया, लेकिन उससे थोड़ा हो जाएगा, और गुणनखंड होना चाहिए एक और स्वयं के अलावा। तो वही बात हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी रही है कि यहाँ पर एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या। शॉर्ट में आप लिख सकते हो, लेकिन हम लोगों ने पूरा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जो भी है पूरी बात की आधारभूत प्रमेय से ऐसा हुआ है।
चलिए अब इसी का जो दूसरी संख्या दी हुई थी तो दी हुई थी 7 गुणे 6 और गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस में 5 बाहर लिखा हुआ था। तो जैसे उसमें हम लोगों ने कॉमन करके काम चलाया था वैसे हम लोग यहाँ पर भी कॉमन करके काम चलाएंगे। आप लोग चाहे तो पूरा गुणा कराइएगा, फिर जोड़िएगा, फिर गुणनखंड कर लीजिएगा। तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 5 हमको कॉमन दिख रहा है तो काम आसान करने के लिए 5 कॉमन, तो 7 गुणे 6 गुणे 4 और ये फिर गुणे 3 फिर ये गुणे 2 और गुणे 1 लिख लीजिए, हालांकि कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर प्लस का 1 बचा रह जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ आ जाए रहेगा आपका 5, ये हो जाएगा 7 छंग 42 हो जाया रहेगा आपका। और 42 और 4 3 12 दूनी 24, तो 42 गुणते आप लोग 24 कर लीजिए जल्दी से। तो 24 दूना 48, हासिल लगा रहेगा 4, 24 चौके 96, 96 4 आपका हो गया 100, है ना। 108 हो गया भैया, ये हो गया आपका 1008 1008 और ये प्लस का 1 हो जाया रहेगा यहाँ पर, यहाँ से 1 मिला आपको। अब क्या करेंगे, ये हो जाया रहेगा आपका 5 गुणे, ये हो जाया रहेगा 1009, ठीक है। तो देखिए अब गुणनखंड तो होंगे नहीं 1009 की, क्योंकि 1009 शायद में से अभाज्य संख्या है। तो 2 गुणनखंड तो ऑलरेडी मिल गए हैं हमको, तो 2 गुणनखंड मिल गए हैं, वो एक और स्वयं संख्या के अलावा हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब 2 गुणनखंड मिल गए हैं, एक से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या रही होगी, तभी तो आप उसके एक से अधिक गुणनखंड बना पाए, यानी एक और उस स्वयं संख्या के अतिरिक्त आप गुणनखंड बना पाए हैं। तो इसी बात को हम लोग स्टेटमेंट में जैसे ऊपर लिखा था उसको लिख दे रहेंगे, यहाँ पर एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, लिख देंगे यहाँ पर एक से अधिक अभाज्य, यहाँ पर एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। फिर क्या लिखेंगे, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से यह भाज्य संख्या है, ठीक है। तो इस बात को हमने लिख दिया कि इस प्रमेय से अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से, अगर जो आप नहीं लिखना चाहते तो आप सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पर एक से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है। तो ये हमारा इस तरीके से सिद्ध होता है।